लंदन पहुंचकर जूही और आदित्य का व्यस्त दिनचर्या शुरू हो गई। फाइनल ईयर का प्रेशर दोनों पर है, कुछ अच्छा करने का भी दोनों के मन में इच्छा है। इन सभी व्यस्तताओं के बावजूद जूही के मन को न जाने क्यों एक बात कचोटती है। वो बात है इंडिया जाकर आदित्य का बदला हुआ व्यवहार। लंदन में आदित्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। दोनों मिलकर पढ़ाई करते, खाना बनाते, घूमते, बातें करते, मगर न जाने क्यों जूही के अंदर ही अंदर असुरक्षा की भावना पलने लगी। जूही ने इस बात पर भी गौर किया कि आदित्य पहले जैसा भावुक नहीं रहा, बहुत प्रैक्टिकल हो गया है। अब बात-बात में पहले जैसी भावुकता भरी बातें करना उसने छोड़ दिया। जूही जब भी कुछ करने का प्रयास करती तो वो यही कहता, बी मैच्योर बेबी, वी आर नाउ अडल्ट, नॉट अडल्सन। जूही सुनकर चुप हो जाती, मगर मन ही मन सोचती, क्या कोई अडल्ट हो जाने से प्यार भरी बातें नहीं करता, एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं जताता? क्या इतना प्रैक्टिकल हो जाता है, केवल काम के लिए बारे में ही बात करता है? अपने प्रश्नों का उत्तर उसे नहीं मिलता और फिर चेहरे पर मायूसी छा जाती। आजकल आदित्य इतना प्रैक्टिकल हो गया, जब उसे शारीरिक जरूरत महसूस होती तो किसी तरह जूही को मना लेता। जूही न चाहते हुए भी समर्पण कर देती, ये सोच कर कि कहीं उसका मन किसी और को न चाहने लगे। इसी बीच जूही को एक खबर मिली अपने मॉम डैड से। बहुत समय से नानी बीमार चल रही थी। ये खबर तो जूही को पता थी, मगर अचानक एक दिन फोन आया कि अब नानी नहीं रही। जूही बहुत रोई, बहुत उदास थी। इंडिया जाना चाहकर भी नहीं जा पाई, क्योंकि उसके फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा चल रही थी। फाइनल ईयर के अच्छे रिजल्ट पर ही उसका करियर निर्भर करता है। मॉम डैड ने कहा, भी तुम चिंता मत करो, हम लोग सब संभाल लेंगे। जूही ने इस बार आदित्य से कुछ नहीं कहा, न जाने क्यों, कहने का मन ही नहीं हुआ। नानी से जो लगाव था जूही का, उसके कारण वो मन ही मन तड़पने लगी। जूही को उदास देखकर आदित्य ने एक दिन पूछा, क्या बात है जूही, तुम यूँ कुछ दिनों से बहुत उदास हो? कुछ नहीं, बस यूं ही थोड़ी सी थकी हुई हूँ। जूही के मन में अभिमान था, इसलिए उसने आदित्य को कुछ नहीं कहा। नाना जी की 13वीं में भी वो नहीं आया था, इस बात को वो अभी तक भूल नहीं पाई थी। कुछ तो है डार्लिंग, बताओ ना क्या बात है? जूही के पास आकर आदित्य ने प्यार जताते हुए कहा। आज अचानक आदित्य को इतना प्यार देखकर जूही सोचने लगी, आज क्या बात हो गई जो आदित्य इतना खुश नजर आ रहा है और मुझसे प्यारी प्यारी बातें कर रहा है। आजकल तो आदित्य पढ़ाई को लेकर बिजी रहता है, जब भी बिजी रहता है तो टीवी प्रोग्राम देखता है। कहा ना कुछ तो नहीं है, कुछ नहीं है तो चलो सोते हैं, बहुत रात हो गई है, तुम अभी तक जाग क्यों रही हो, मुझे नींद आ रही है। आदित्य ने फिर एक प्यारी नज़र डालकर कहा, तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ ना, मुझे जब नींद आएगी तो मैं सो जाऊंगी। डार्लिंग, तुम्हारे बिना नींद कहाँ आती है, चलो तुम मेरे साथ, नहीं तो मुझे नींद नहीं आ गई। जूही आदित्य का इरादा समझ गई, इसीलिए उसने कहा, नहीं आदि, आज नहीं, आज मूड नहीं है। तो क्या हुआ, मूड तैयार कर देंगे हम, उसकी चिंता तुम क्यों कर रही हो, चलो तुम मेरे साथ। आदित्य ने जूही का हाथ पकड़कर उठाया, न चाहते हुए भी जूही को समर्पण करना पड़ा, क्योंकि उसका मन हमेशा आदित्य को लेकर असुरक्षित रहता है। मन न होने के कारण आज जूही आदित्य को पूरी तरह साथ में नहीं दे पा रही थी, इसलिए थोड़ा नाराज होते हुए आदित्य ने कहा, क्या बात है जूही, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने कहा था ना आदि, मेरा मन नहीं है, पर तुम तो सुनने वाले नहीं हो। तुम्हारा मन नहीं है तो क्या हुआ, मेरा तो है, मैं कहाँ जाऊँ, किसी और के पास जाऊँ क्या? जूही ने आदित्य के होठों पर अपनी अंगुली रखकर कहा, कभी ऐसी बात आगे मत करना, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, आज माफ़ कर दो, कल ऐसा नहीं होगा। जूही की इसी भावनात्मक कमजोरी का फायदा आदित्य उठाता था, पर वो इतनी मजबूर थी कि उसने सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो गई थी। उसको एक ही डर लगा रहता था, आदित्य छोड़कर न जाए। जूही को ये भी समझ में आ रहा था कि आदित्य का प्यार अब शरीर तक आकर अटक गया है। भावनात्मक लगाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है, परंतु वो दिल के हाथों मजबूर थी। लड़कियों की इसी दुर्बलता का लाभ तो लड़के उठाते हैं। लड़कियां शारीरिक दुर्बलता के साथ साथ भावनात्मक दुर्बलता भी दर्शाती है।
तभी लड़कों को अनुचित लाभ उठाने का अवसर मिलता है। इसीलिए भावनात्मक तौर पर एक लड़की को सबल होना चाहिए। खैर, इसी तरह दोनों का रिश्ता चल रहा था। फाइनल एग्जाम देने के पश्चात जब घर लौटने का समय आया तो दोनों ने ये तय किया कि इंडिया जाकर भी एक ही साथ रहेंगे। इसके लिए आदित्य ने जूही को अपनी कंपनी में एग्जीक्यूटिव सेल्स मैनेजर का पद का ऑफर दिया, जिसे जूही ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। आदित्य ने अपने ऑफिस के पास एक फ्लैट लेने का सोचा, क्योंकि उसका घर ऑफिस से बहुत दूर है और दिल्ली जैसे शहर में इतने ट्रैफिक में रोज आने जाने में समय बहुत बर्बाद होता। अब जूही के सामने समस्या ये थी कि वो अपने मॉम डैड को किस तरह मनाए। जूही को चिंतित देखकर आदित्य ने कहा, तुम अभी से चिंता मत करो, इंडिया जाकर कुछ रास्ता निकालेंगे, सोचकर तुम्हारे मॉम डैड को मना लेंगे। इंडिया में जाकर तुम पहले जैसे तो नहीं करोगे, जैसे मुझसे बात ही नहीं करना, मिलना भी नहीं। मैंने तो तुम्हें जॉब के लिए ऑफर दिया, तुम जॉब ज्वाइन करना, मॉम डैड को मना लेना, फिर मेरे साथ रहना शुरू कर देना, सारा झंझट खत्म। मुस्कुराते हुए आदित्य ने कहा, क्योंकि फिलहाल तो आदित्य को जूही की जरूरत है, बाद में क्या करेगा ये तो उसके मन जाने। जूही ने आदित्य पर भरोसा किया, सब कुछ उस पर छोड़ दिया। फिर इंडिया के लिए दोनों रवाना हो गए। जूही 2 साल लंदन में रही, मगर उसके मॉम डैड का लंदन जाना नहीं हुआ, उसके नाना नानी की तबीयत खराब होने के कारण। खैर, इस तरह से जूही के लिए अच्छा हुआ। मॉम डैड को पता ही नहीं चला कि वो आदित्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप में लंदन में रह रही थी। मगर इंडिया जाकर उन्हें किसी तरह इस बात के लिए राजी करना पड़ेगा। जूही को अपने डैड को लेकर ज़्यादा चिंता और डर है, क्योंकि डैड बहुत अनुशासन प्रिय इंसान है। इस तरह के विचारों को वे मानेंगे ही नहीं, यही सोचकर अधिक चिंता है। अगर नहीं माने तो डैड से बगावत करनी पड़ेगी, ये भी उसने सोच लिया। परंतु आदित्य को छोड़ने की बात नहीं सोच पा रही है। पर यह संभव भी कैसे हो सकता है? 2 वर्ष उसके साथ रहने के पश्चात जीवन उसी के साथ पूरा जीवन बिताने का निर्णय भी तो कर लिया। किसी तरह आदित्य की मम्मी पापा राजी हो जाए तो 1-2 साल में शादी भी हो जाएगी, यही सोचकर वो इंडिया की ओर लौट पड़ी। वरना उसका मन था कि 1-2 साल लंदन में रहकर जॉब करे, परंतु आदित्य के कारण उसे इंडिया वापस लौटना पड़ा। आदि, तुम अपने मॉम डैड को कैसे समझाओगे? कैसे समझाओगे कि हम लोग साथ में रहेंगे? जूही के मन में प्रश्न था, इसीलिए पूछा। मेरे डैड भी इतने आधुनिक ख्याल के नहीं हैं, वो आसानी से नहीं मानेंगे। इसीलिए शुरू में मुझे उनका कुछ बताना ही नहीं है। वो कभी मेरे फ्लैट में आकर नहीं देखेंगे कि मैं किसके साथ रह रहा हूँ, किस तरह रह रहा हूँ, क्योंकि उनके पास फुर्सत ही नहीं है, उनको मुझ पर भरोसा नहीं है। आदित्य की बातों से जूही के मन में एक और शक पैदा हो गया कि किस तरह आदित्य अपने मॉम डैड को मना पाएगा। उसके मॉम डैड नहीं माने तो बगावत, और बगावत करने से अगर उसको जायदाद से बेदखल कर दिया तो क्या होगा? पर कभी कभी तो बताना पड़ेगा ना आदि, मौका देखकर बताएंगे। तुम अभी से चिंता क्यों कर रही हो? होती है चिंता आदि, तुम नहीं समझोगे लड़कियों के मन की बात, उनकी दशा तुम नहीं समझ पाओगे। आजकल की लड़कियां बहुत सक्षम है जूही। कितनी लड़कियां तो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, कई बार शादी भी नहीं होती तो दूसरा जीवन साथी भी ढूंढ लेती है। लड़कियां कहीं किसी से कम थोड़ी है। तुम कहना क्या चाहते हो मुझे समझ नहीं आया। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? ऐसा तो नहीं कि मुझसे किनारा करना चाहते हो? कम ऑन डार्लिंग, ऐसा संभव है क्या? अगर मैं चाहूँ भी तो तुम मुझे जाने दोगी क्या? मुझे पता है तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। आदित्य की बात सुनकर जूही मन ही मन सोचने लगी, मेरी इसी कमजोरी का तो तुम फायदा लेते हो आदित्य, परंतु एक बार शादी हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें सब बातें अच्छे से समझा दूंगी। कहीं तुम्हें इसे कमजोरी तो नहीं समझते हो? नहीं यार, ये तो तुम्हारा प्यार है। मुझे नहीं पता तुम कितना चाहती हो मुझे। जब पता है तो कभी कभी परेशान क्यों करते हो? प्यार का एक अंदाज है डियर, इसके बिना प्यार में कशिश कहाँ बनी रहती है। अच्छा ये बात है, तो फिर मैं तुम्हें परेशान करूँ तो कैसा रहेगा? करती हो तो कभी कभी स्पष्ट ना कह देती हो, वो भी तो परेशान करना हुआ ना। नहीं आदि, हमेशा मन नहीं करता इसीलिए ना करती हूँ, परेशान करने के इरादे से नहीं। तुम्हें भी मेरी भावनाओं को समझना चाहिए। मीठी मीठी बातें करके मुझे मना ही लेते हो, यही तो तुम्हारी खूबी है। और तुम मेरी बातों में आकर समर्पण कर देती हो, ये भी तो तुम्हारी खूबी है। इसी खूबी पर तो फिदा हूँ मैं। चलो किसी बात पर तो फिदा हो, जूही ने मुस्कुराकर कहा। जूही की बातों पर आदित्य ने तिरछी नजर डालकर एक मुस्कुराहट बिखेर दी।
जूही ने मुस्कुराकर कह दिया, परंतु नादान जूही ये नहीं समझ पा रही कि जिंदगी की गाड़ी केवल फिजिकल रिलेशन से नहीं चलती, उसके लिए भावनात्मक जुड़ाव बहुत आवश्यक है। भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने के लिए आवश्यक है स्पेस की। दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए। अपनी इच्छा, अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्पेस होना चाहिए। तभी रिश्तों के बीच में एक कशिश बनी रहती है। प्यार में कशिश बनाए रखने के लिए आवश्यक है जब तक शादी नहीं हो तब तक ये दूरी बनाकर रखा जाए। शादी के पहले ही जूही और आदित्य के रिश्ते की कशिश एक तरह से खत्म सी हो गई। आदित्य ने जूही को कभी स्पेस नहीं दिया, उसकी इच्छा का कदर नहीं किया, अपनी इच्छा जूही पर थोपता रहा। जूही इसे आदित्य का प्यार समझकर नादानी करती रही, समर्पित होती रही। पता नहीं क्यों आज की युवा पीढ़ी इस बात को लेकर नहीं समझती। जूही की ये नादानी उसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी, इसका पता उसे अभी नहीं है। वो तो आदित्य से अंधा प्यार करती है। अंधा प्यार कभी कभी जिंदगी के लिए खतरनाक सिद्ध होता है। ये अंधा प्यार भावनात्मक कमजोरी को दर्शाता है। जूही की मां प्रतिभा के अपने माता-पिता अर्थात जूही के नाना-नानी के देहांत हो जाने के पश्चात प्रतिभा बहुत अकेलापन महसूस करने लगी थी। जूही के आ जाने से उसके जीवन में सूनेपन की उष्णता पर खुशियों की शीतल बौछार हो गई। जूही लंदन से एमबीए करके लौटी है। इस बात से उसके माता-पिता दोनों बहुत खुश हैं। जूही भी अपने नाना-नानी के अनुपस्थिति हृदय से महसूस करने लगी है। नाना नानी की याद आना स्वाभाविक है, क्योंकि उसका बचपन तो नाना नानी के साथ ही बीता है। परंतु 2 साल के पश्चात देश लौटकर वो खुश भी है। उसे इस बात की खुशी है कि चोपड़ा एंड सन्स जैसी बड़ी कंपनी में उसे एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग ऑफिसर की जॉब ऑफर हुई है। जूही मौका ढूंढने लगी कि कब माता-पिता को ये खुशखबरी दे। वैसे तो जूही के पापा मुकेश ओबरॉय छुट्टियों के दिनों में भी किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं, परंतु जूही आई है इसीलिए इस बार रविवार की छुट्टी घर में मनाने का मन बना लिया उसने। अवसर देखकर जूही ने लंच टेबल पर ही बात छेड़ी। मॉम डैड, एक गुड न्यूज़ देना है आप दोनों को। क्या गुड न्यूज़ है बेटा? आपको याद है मेरा स्कूल का दोस्त आदित्य चोपड़ा के बारे में? हाँ हाँ वही, जिसके साथ तुम लंदन गई थी, याद है? उसे क्या हुआ? उसे कुछ नहीं हुआ। उसने मुझे अपनी कंपनी में एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए ऑफर दिया है। जूही की बात सुनकर मुकेश ओबरॉय थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और सोचने लगे, ये कंपनी तो अखिलेश चोपड़ा की है, वही अखिलेश चोपड़ा जिससे मेरा 36 का आंकड़ा है। कई बार मेरा ट्रांसफर करवाया दिल्ली से, क्योंकि इसका ब्लैक मनी और इनकम टैक्स पे न करने पर उसके घर में मैंने छापा मारा था। परंतु बेटा, ये कंपनी तो अखिलेश चोपड़ा की है, जिससे मेरी बिल्कुल नहीं पड़ती। मुकेश के चेहरे पर नफरत का भाव उभर आया। डैड, आप और अखिलेश चोपड़ा अंकल एक जनरेशन आगे हैं। आप दोनों में नहीं पड़ती तो इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ मुझ में और आदित्य में दुश्मनी है। आदित्य मेरा अच्छा फ्रेंड है, मैं उसकी कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ। अब वो कंपनी का मालिक है, उसके डैड ने उसे सारी जिम्मेदारी दी है। मैं उसके ऑफर को ठुकरा नहीं सकती, और फिर इंडिया में इतनी अच्छी जॉब कहाँ से मिलेगी? अगर आदित्य के डैड ने ऑब्जेक्शन किया तो तब क्या करोगी? तब मैं और आदित्य मिलकर संभाल लेंगे डैड। अब हमें इतने छोटे नहीं हैं, हमारी जिंदगी का फैसला हमें लेने दीजिए। प्रतिभा इतनी देर चुपचाप बेटी की बात सुन रही थी। उसे प्रतिभा का फैसला सही लगा। अपने पति मुकेश को हमेशा बहुत सख्ती से काम करते हुए देखा है, इस कारण वो बहुत से दुश्मन बना बैठे। वो मन ही मन सोचने लगी, अगर जूही के कारण पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाए तो इसमें बुरा क्या है? वैसे भी न्यू जनरेशन की सोच ओल्ड जनरेशन से अलग है। समय के साथ इंसान को बदलना चाहिए। प्रतिभा ने जूही का पक्ष लेते हुए कहा, जूही सही तो कह रही है, आपकी दुश्मनी अपनी जगह, परंतु जूही का इसमें क्या दोष है? जूही आदित्य की अच्छी फ्रेंड है स्कूल लाइफ से, उसे अपने ढंग से सब कुछ करने दीजिए। इतनी अच्छी जॉब ऑफर को कोई क्यों ठुकराएगा? प्रतिभा की बात सुनकर मुकेश ने थोड़ी देर चुप रहना सोचा, फिर कुछ देर पश्चात कहा, तुम दोनों अगर इसके लिए राजी हो तो मैं अकेला रोक कर भी क्या करूँगा? वैसे भी जूही का कहना सही है, एक पीढ़ी पुरानी दुश्मनी को अगली पीढ़ी क्यों ढोए? दुश्मनी खत्म हो जाए तो अच्छा। वैसे भी 2-3 साल के बाद मैं रिटायर हो रहा हूँ, मुझे शांति से रिटायर्ड लाइफ जीना है। जूही की जॉब लग गई ये बात तो अच्छी है, परंतु रिटायर होने के पहले आपको जूही की शादी भी तो करनी है। नहीं मोम, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं खुद को थोड़ा समय देकर एक ऊंचाई तक पहुंचना चाहती हूँ।
उसके बाद ही शादी करूँगी। इतनी पढ़ाई की है तो ज़िंदगी में कुछ करना भी तो है। वैसे आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया तो 2-3 साल और रुक जाइए। पापा रिटायर भी हो गए तो क्या हुआ? कोई रिटायर्ड पर्सन के बच्चों की शादी नहीं होती क्या? जूही बेटा, तुम्हारी शादी की चिंता रहती है हमें। कोई अच्छा सा लड़का मिले और तुम्हारी शादी कर दे, यही हमारी इच्छा है। प्रतिभा ने अपनी इच्छा बताई। मॉम, मेरी भी तो कोई इच्छा, आप अपनी इच्छा क्यों मुझ पर थोप रही है? जब मेरी इच्छा होगी तभी मैं शादी करूंगी। मेरा यही अंतिम निर्णय है। जूही ने स्ट्रांगली अपना फैसला सुना दिया। ठीक है बेटा, जब तुम्हारी इच्छा हो हमें बता देना, पर इसके लिए लड़का तो ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए भी तो समय चाहिए। मुकेश ने कहा, आप मत ढूंढिए लड़का, मुझे जो लड़का पसंद आएगा मैं उसी से शादी करूंगी। किसी लड़की को अच्छे से जाने बिना कैसे शादी कर सकते हैं, उसके विचार जानना बहुत आवश्यक है। इसके लिए चाहिए किसी लड़की के साथ थोड़ा सा वक्त बिताया जाए। न्यू जनरेशन यही कहती है। वक्त बिताने का अर्थ समझ नहीं आया बेटा? मुकेश ने पूछा। डैड, वक्त बिताने का अर्थ है दोनों का एक साथ रहना, अर्थात लिव इन रिलेशनशिप में। अक्षर पाते ही जूही ने स्पष्ट शब्दों में अपने मन की मनसा बता दी। जूही की बात सुनकर मुकेश को थोड़ा गुस्सा आया। अपनी बेटी के विचार पर आश्चर्य भी हुआ, तो उसने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, वाट, तुम कहना क्या चाहती हो? तुमने लड़का ढूंढ लिया और उसके साथ बिना शादी के लिए रहना है? आजकल ये सब केसेज कितना खराब रूप ले चुका है, तुम्हें पता भी है? मैं एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में था, हमने बहुत सारे केसेज को टैकल किया है। कैसी कैसी हालत होती है लड़कियों की, कुछ पता भी है तुम्हें? मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है। शादी से पहले किसी लड़की के साथ वक्त बिता लो, फिर अगर लड़का शादी नहीं करे तो दूसरा लड़का ढूंढो। रिश्ता नहीं हुआ जैसे कोई मजाक हो गया है। अपने डैड को गुस्से में देखकर जूही थोड़ी सी डर गई, तो उसने बात को संभालते हुए कहा, डैड, मैंने कोई लड़का पसंद नहीं किया है। अभी के जनरेशन की थिंकिंग बता रही थी, चॉइस बता रही थी। बिना जाने बिना समझे किसी से शादी कैसे कर सकते हैं? पहले जमाने की बात और थी, या तो मम्मी पापा लड़का लड़की पसंद करके शादी कर देते थे, या फिर प्यार भी हो जाता था तो एक दूसरे को जानने का मौका ही नहीं मिलता था। प्यार हुआ और शादी हो जाती थी। परंतु आजकल की लड़कियां पढ़ लिख कर किसी भी कंडीशन में रहने के लिए तैयार नहीं होती है। लंदन में भी तो मैंने यही देखा है। तुम्हें लंदन भेजकर ही गलत किया मैंने। तुम लंदन में ये सब सीख कर आई हो, तभी डैडी के सामने कहने की हिम्मत कर पा रही हो। अब की बार प्रतिभा ने जवाब दिया। मॉम, आप लोग मुझे समझने की कोशिश करो। मैं बिना जाने किसी लड़के से शादी नहीं करूंगी, भले ही मैं जीवन भर कुंवारी रह जाऊंगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। जूही गुस्से में उठकर दनदनाते हुई अपने कमरे में चली गई। इधर आदित्य के पिता अखिलेश चोपड़ा बेटे के आने की खुशी में एक पार्टी दी। सारे दोस्तों को, बिजनेस पार्टनर्स को बुलाया, उस लड़की के परिवार को भी बुलाया जिस लड़की को आदित्य के लिए पसंद कर रखा है। लड़की का नाम है उर्वशी कपूर, कपूर एंड कपूर कंपनी के मालिक सुभाष कपूर की बेटी, जो कि एक इंटीरियर डिजाइनर है और दिल्ली में काफ़ी मशहूर है। आदित्य ने अखिलेश चोपड़ा से उर्वशी के पूरे परिवार का परिचय कराया। तब उर्वशी को आदित्य ने देखा। आदित्य को देखकर उर्वशी ने एक ही नज़र में पसंद कर लिया। मगर अभी तो रास्ता लंबा है, एक दूसरे को जानना है, पहचानना है, उसके बाद ही कुछ तय होगा। आदित्य ने अपने पिता को कुछ भी समझने का अवसर नहीं दिया कि लड़की पसंद है कि नहीं, फिर उसके जीवन में कोई और लड़की है। पार्टी समाप्त होने के पश्चात अवसर देखकर आदित्य ने अपने पापा को मन की बात बता दी। डैड, मैं अपने ऑफिस के पास एक फ्लैट लेकर वहीं रहना चाहता हूँ। आदित्य की बात सुनकर अखिलेश चोपड़ा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, अभी तो तुम 2 साल के बाद इंडिया लौटकर आए हो, अभी हमसे अलग रहने की सोच रहे हो? ऐसा क्या हुआ बेटा? कोई बात नहीं डैड, असल में ऑफिस बहुत दूर है घर से। दिल्ली की ट्रैफिक तो आप जानते ही हो, आने जाने में बहुत ज़्यादा वक्त खराब होगा, इसीलिए मैंने सोचा मुझे वक्त मिल जाएगा, मैं ऑफिस का थोड़ा ज़्यादा काम कर सकता हूँ। आई एम राइट डैड? आदित्य ने बड़ी चतुराई से अपने पापा को बात समझा दी। अखिलेश चोपड़ा ने सोचा, बिजनेस स्कूल से एमबीए करने से बेटे ने टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से सीखा है, अच्छी बात है। अखिलेश चोपड़ा ने बेटे की तारीफ करते हुए कहा, आई लाइक योर एटीट्यूड माय सन। तुमने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीख लिया माय सन, बिजनेस स्कूल में पढ़ते पढ़ते। मुझे तुम्हारी बात पसंद आई। अच्छा सा कोई फ्लैट देख लो, जब चाहो शिफ्ट हो जाओ। अखिलेश चोपड़ा ने आज्ञा दे दी तो आदित्य बहुत खुश हो गया। थैंक यू डैड, मुझे पता था आप मुझे सपोर्ट करेंगे। केवल सपोर्ट नहीं बेटा, आई एम इम्प्रेस्ड। अब बिजनेस तो तुम्हें ही संभालना है, तभी तो लंदन बिजनेस स्कूल से एमबीए कराया। बाय द वे, उर्वशी तुम्हें कैसी लगी? मुस्कुराकर
आदित्य की ओर देखते हुए अखिलेश चोपड़ा ने पूछा। गुड, वेरी गुड, सी इज ब्यूटीफुल, पर अभी मुझे उनके विचार नहीं पता है। पहले 2-4 मुलाकातें कर लूँ, विचार जान लूँ, फिर आपको बताऊंगा। पापा को खुश करने के लिए आदित्य ने जो मन में आया बता दिया। ऑफकोर्स, जब तुम्हें मौका मिले उससे मुलाकात कर लो, अपने विचार बता दो, उसके विचार भी जान लो, ये बहुत आवश्यक है। खासकर तुम यंग जनरेशन की यही चॉइस है और आजकल का फैशन भी है। उर्वशी से शादी हो जाएगी तो एक और बिजनेस तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा, इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस। दोनों मिलकर हमारे बिजनेस को और मजबूत बना सकते हो। इंटीरियर डिजाइनर होने के साथ साथ वो बहुत क्लेवर बिजनेस वूमन भी है, मुस्कुराते हुए कहा अखिलेश चोपड़ा ने। हाँ डैड, थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। हाँ हाँ, कोई जल्दी नहीं है। अब बहुत थक गए हो, चलो चलकर थोड़ा आराम करते हैं, सुबह से लगे हैं। आदित्य चोपड़ा अपने पापा को जाते हुए देख रहा था और सोच रहा था, अभी तो मैंने पापा को समझा दिया, परंतु कभी न कभी तो बात सामने आएगी, पता नहीं तब क्या होगा। किसी न किसी के माध्यम से बात डैड के कानों तक पहुंच जाएगी तो संभालना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं उर्वशी से थोड़ी दूरी बनाकर रखना चाहता हूँ, ताकि उसको मेरे बारे में कुछ पता न चले। पता चल गया तो डैड के कानों तक पहुँचने में समय नहीं लगेगा। पहले फ्लैट लेकर जूही के साथ इंडिया में नई जिंदगी की शुरुआत तो करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। अभी अभी तो आए हैं लंदन से, थके हारे हैं। कुछ दिन जूही के साथ रहकर तन मन में ऊर्जा भर लेते हैं, उसके बाद दोनों मिलकर कुछ तय करेंगे। जूही ने चोपड़ा एंड सन्स कंपनी ज्वाइन कर ली। आदित्य ने दिल से उसका स्वागत किया, ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। आदित्य ने स्वयं ही उसे सारा काम समझा दिया तो जूही और भी खुश हो गई, क्योंकि कुछ वक्त उसके साथ बिताने का मौका मिला उसे। ऑफिस जूही के घर से थोड़ा दूर है, जाने में समय लग जाता, परंतु ये तो कुछ दिनों की बात है, सोचकर जूही आने जाने लगी। वो सोचने लगी, मॉम डैड को समझाना पड़ेगा, किस तरह समझाऊंगी ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उस दिन डैड ने स्पष्ट कह दिया कि उन्हें लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद नहीं है। डैड को तो पता ही नहीं है कि लंदन में मैं आदित्य के साथ रही। पहले मॉम को बताना पड़ेगा, उसके बाद मॉम से रिक्वेस्ट करेंगे कि डैड को समझाए। परंतु डैड इतने स्ट्रिक्ट इंसान है, किसी की बात नहीं सुनेंगे तो भी मुझे आदित्य के साथ रहना ही पड़ेगा। मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती, भले ही इसके लिए मुझे उससे बगावत करनी पड़े। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माता पिता अपनी संतान से कब तक दूर रहेंगे, आखिर एक दिन पास बुला ही लेंगे। आदित्य से एक बार शादी हो जाएगी तो फिर कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। जूही अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी कि आदित्य की आवाज़ कानों में पड़ी। आज आने में देर कैसे हुई? हड़बड़ाकर जूही ने जवाब दिया, ट्रैफिक बहुत थी इसीलिए लेट हो गई। कोई आया तो नहीं था? मेरा मतलब कोई क्लाइंट तो नहीं आया था? आया था एक क्लाइंट, मैंने संभाल लिया आज, पर रोज देर से आओगी तो कैसे काम चलेगा? दिल्ली में तो रोज ही ट्रैफिक जाम होती है। क्या करूं आदि? नहीं नहीं सर, क्या करूं सर? सर कहकर जूही मंद मंद मुस्कुराने लगी। ऑफिस में सबके सामने आदि आदि मत करना, सर कहने की आदत डालो, वरना सब बातें बनाएंगे। मैं क्या करूं, तुम्हें बताओ। सॉरी, आप ही बताइए मैं क्या करूं? जूही ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम आओ मेरे केबिन में, फिर बात करते हैं। आदित्य केबिन में चला गया तो जूही भी थोड़ी देर बाद केबिन में गई। अब बताओ क्या बात बता रही थी? आदित्य ने कहा, ट्रैफिक को छलांग लगाकर तो नहीं आ सकती, मैं क्या करूं तुम ही बताओ। यहाँ पर तुम बोलोगी तो कोई सुनेगा तो नहीं? जूही हंसने लगी। नहीं, कोई नहीं सुनेगा, पर आदत डाल लो तो अच्छा, पता नहीं कब कौन कहाँ से सुन ले। मैंने फ्लैट ले लिया है, कल मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, तुम चाहो तो कल आ सकती हो। यू आर वेलकम बेबी। जूही को देखकर आदित्य मुस्कुराने लगा। आदित्य की बात सुनकर जूही खुशी से उछल पड़ी। अंधे को क्या चाहिए, एक लाठी। रियली व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। मैं अभी तक मॉम डैड को कन्विंस नहीं कर पाई, आज जाकर डायरेक्ट बात करूंगी, खुशी से चहकते हुए कहा जूही ने। खुशी से जूही को उछलते देखा तो आदित्य मन ही मन सोचने लगा, तुम्हारा यही भोलापन, यही अदाएं तो मुझे अच्छी लगती है। जब तुम मुस्कुराती हो तो बहुत सेक्सी लगती हो, फिर तो मेरा दूर रहना ही मुश्किल हो जाता है। मॉम तो फिर भी मान जाएगी, डैड नहीं माने तो क्या करोगी? बगावत। और क्या, मेरे साथ रहने के लिए मॉम डैड से बगावत करोगी? केवल रहना थोड़ी है, शादी भी तो तुम्ही से करनी है। हाँ, मैं एक बात बता देती हूँ आदि, बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं कराओ मुझे, मॉम डैड भी प्रेशर दे रहे हैं शादी के लिए। अभी अभी तो लंदन से आए, अभी कैसे शादी हो सकती है? पहले सेटल तो हो जाने दो अच्छी तरह, तुम भी अपने जॉब में अच्छी तरह खुद को जमा लो, फिर सोचेंगे शादी के बारे में। वैसे भी हम दोनों एक ही साथ रहेंगे, तो इतनी जल्दी शादी की आवश्यकता क्यों पड़ गई? पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, समझ में नहीं आता। बी इमेच्योर बेजी। जूही की ओर देखकर आदित्य शरारती मुस्कान बिखेर रहा था। ठीक है, अभी तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन बाद में कोई बहाना नहीं सुनूंगी। एक जानलेवा मुस्कान बिखेर कर जूही बाहर चली गई।
ऑफिस से लौटते समय जूही ने मन ही मन सोच लिया, एक तरह से पक्का इरादा कर लिया, आज मॉम डैड से फाइनल बात करूंगी। मैं मॉम डैड को दुखी भी नहीं करना चाहती, मगर मॉम डैड भी बहुत जिद्दी है, अपनी जगह से, अपने विचारों से बिल्कुल टस से मस नहीं होना चाहते। आज अगर नाना जी होते तो मन की बातें उनसे शेयर कर सकती थी, मगर अब वो नहीं है। नाना जी मेरे मन की बात को अवश्य समझते, मॉम डैड को भी समझा लेते। कभी कभी माता पिता को भी बच्चों के अनुरूप श्रम को ढालना पड़ता है, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं बच्चे चांद पाने की इच्छा जताए और माँ बाप चांद तोड़ने के लिए आकाश की ओर चल दे। लिव इन रिलेशनशिप भी एक ऐसा रिश्ता है जिसे एक पीढ़ी पहले के लोग अपनी भारतीय संस्कृति के विरुद्ध समझते हैं और पसंद नहीं करते। जूही के माता पिता भले ही दिल्ली के निवासी हैं, मगर एक पीढ़ी आगे के हैं जिन लोगों ने कभी इस तरह का रिश्ता देखा ही नहीं। माता पिता के विरुद्ध जाकर कोई कदम उठाना उनका असम्मान भी समझते हैं। हाँ, उस पीढ़ी के लोग प्रेम विवाह को स्वीकार करने लगे हैं। रात को खाने की मेज पर प्रतिभा और मुकेश खुश थे, क्योंकि जूही का चोपड़ा एंड सन्स कंपनी में जॉब करना दिल से स्वीकार कर लिया है, परंतु जूही बिल्कुल चुप और चेहरे पर उदासी छाई हुई है। माता पिता से न आंखें मिला पा रही थी, न ही बात कर पा रही थी, खाना भी ठीक से नहीं खा रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था बहुत गहरी चिंता में है। जूही को चिंता मग्न देखकर पहले प्रतिभा ने बात की, क्या बात है जूही बेटा, आज ऑफिस में कुछ हो गया है क्या? जब से डिनर टेबल पर बैठी हो बिल्कुल खामोश हो और उदास उदास सी लग रही हो। नहीं, कुछ नहीं मॉम, बस यूं ही मन उदास है नाना नानी के बारे में सोचकर। नाना से मन की हर बात शेयर कर लेती थी, इस वक्त नानी की कमी बहुत महसूस हो रही है। जूही की आंखें भर आई, तुम्हारे मन में अगर कोई बात है तो हमसे भी शेयर कर सकते हो जूही बेटा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, मुकेश ने उत्तर दिया। हाँ डैड, मगर मुझे शक है कि आप लोग मेरे मन की बात समझेंगे, आपके और मेरे विचार में तालमेल नहीं है। आप जैसा सोचते हैं मैं वैसा नहीं सोचती, एक जनरेशन गैप है। आजकल के बच्चों की थिंकिंग हमसे बिल्कुल भिन्न है, मगर इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम बच्चों को समझते ही नहीं। बच्चे भी तो हमें नहीं समझ जाना चाहते, उनको जो अच्छा लगता है वही करना चाहते हैं। बच्चों को आज़ादी चाहिए, मगर आज़ादी का अर्थ उन्हें मालूम ही नहीं है। हम आज़ादी को अलग अर्थ में लेते थे, आजकल बच्चे अलग अर्थ में लेते हैं। बच्चों की आज़ादी का अर्थ होता है संपूर्ण आज़ादी। माता पिता उनके किसी भी व्यवहार में किसी तरह का भी रोक टोक न लगाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? बच्चों से माता पिता का एक पारिवारिक रिश्ता है, एक वैचारिक और एक भावनात्मक रिश्ता भी है। हमारे संस्कार हमारे परिवार की धुरी है, परिवार की गाड़ी इसी संस्कार की धुरी के इर्द गिर्द घूमती है। बच्चे अगर संस्कार को मानने से बिल्कुल इनकार कर दे तो सामाजिक ढांचा भी चरमरा जाता है, जिसका असर संपूर्ण मनुष्य समाज पर पड़ता है। बच्चों को ये समझाओ तो हंसी में उड़ा देते या फिर समझने की कोशिश ही नहीं करते। अब ऐसे में माता पिता को क्या करना चाहिए? बच्चों के साथ रहना चाहिए या बच्चों के खिलाफ जाना चाहिए? एक दोराहे पर खड़े होते हैं माता पिता, न बच्चों को खोना चाहते हैं न बच्चों के हर बात को मान सकते हैं। आज जूही की बातों से मुकेश का स्वाभिमान आहत हुआ तो उसने मन का गुबार निकाल दिया। आज पहली बार जूही ने डैड को इतनी बात करते हुए सुना है। थोड़ी देर यूं ही चुप रही, उसके पश्चात उसने धीरे से कहा, तो डैड, मैं आपको अपने मन की बातें बताऊं तो आप मुझे समझेंगे क्या? क्यों नहीं समझेंगे बेटा, बचपन में तुम नाना नानी के पास पली बड़ी हो, इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुमसे हमारा लगाव नहीं है। हमारी मजबूरी थी, इसीलिए तुम्हें नाना नानी के पास छोड़ा था, परंतु तुमसे अलग रहकर हमने भी तो कष्ट उठाए हैं। तुम्हारी माँ कितनी तड़पती थी तुम्हारे लिए, ये तुमने कभी जानने की कोशिश की है? पापा की बात सुनकर जूही फिर थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। कहाँ से बात शुरू करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। जूही को चुप देखकर इस बार प्रतिभा ने कहा, अपने मन की बातें मॉम डैड को बताकर तो देखो बेटा, तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे हम, परंतु ऐसी कोई बात मत कहना जिसे हम मान नहीं सकते। मुझे कैसे पता चलेगा मॉम आप लोग मेरी बात मानेंगे या नहीं, इसीलिए तो डर लग रहा है। बात करूं कि नहीं, करना भी बहुत आवश्यक है। जब तक कहोगी नहीं कैसे समझ में आएगा? मॉम, मैंने और आदित्य ने मिलकर एक फ्लैट लिया है ऑफिस के पास, अब से हम दोनों वहीं रहेंगे, फ्लैट शेयर करके। रुक रुक कर धीरे कहा जूही ने, वाट, तुम्हारा मतलब क्या है? अब दोनों मिलकर फ्लैट शेयर करने का अर्थ हमें समझाओगी? फ्लैट बहुत बड़ा है डैड, इसीलिए दोनों मिलकर शेयर करेंगे। फ्लैट शेयर करना है तो किसी लड़की के साथ मिलकर शेयर करो। ऑफिस के पास घर लेकर रहना ठीक है, ट्रैफिक से बच सकते हैं, मगर आदित्य के साथ क्यों? क्योंकि डैड आदित्य भी यही चाहता है, वो मेरे बचपन का दोस्त है, इसीलिए मुझे इस बात में कोई बुराई भी नज़र नहीं आई। बचपन बचपन होता है, अब तुम दोनों अडल्ट हो, यंग हो, तुम दोनों का एक साथ रहना मेरी नज़र से ठीक नहीं है। आग और घी को कभी भी पास पास रखना नहीं चाहिए, आग भड़कने का डर रहता है। इसीलिए तो मैं आप लोगों से बातें शेयर नहीं कर रही थी, नानू को याद कर रही थी। बचपन से ही आप लोगों ने मुझे अपने से दूर रखा, मेरी बातें, मेरी इच्छा कभी जानने की कोशिश नहीं की। नानू
नानू जिंदा थे तो मुझे हमेशा समझते थे, इसीलिए उनकी बहुत याद आ रही थी। इस वक्त नानू होते तो वो मुझे जरूर समझते। जूही बेटा, डैडी जी जो कह रहे हैं ठीक ही तो कह रहे हैं। आदित्य के साथ रहने की क्या आवश्यकता है? तुम किसी लड़की के साथ शेयर करके तो देखो, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे पता है मॉम, आप हमेशा डैडी को सपोर्ट करोगे। डैडी से अलग आपने कभी जीवन में कुछ सोचा ही नहीं। सोचती तो मुझे नाना नानी के पास नहीं छोड़ती। जूही की इस बात का असंतुष्ट होकर मुकेश ने कहा, हाँ हमने गलती की तुम्हें नाना नानी के पास छोड़कर, तभी तो तुम इतनी जिद्दी हो गई। जो गलती हमने की उसकी कोई न कोई कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, परंतु मैं भी क्या करता। मेरी ऐसी नौकरी थी, कहीं पर भी कभी भी ट्रांसफ़र हो जाता था। ऐसे में तुम्हें पास रखने की तो तुम्हारी शिक्षा में विघ्न उत्पन्न हो जाता। तुम तो इस बात को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करती हो। पर डैड, मॉम तो मेरे पास रह सकती थी, फिर क्यों नहीं रही? छोड़ो प्रतिभा, इसे समझाने से कोई फायदा नहीं, इसको जो करना है करने दो। मुकेश ने गुस्सा होते हुए कहा, हाँ डैड, जिसमें मुझे खुशी मिलती है मुझे वो करने में कोई गिल्टी नहीं है। मैं वीकेंड में हमेशा आप लोगों के पास आ जाया करूँगी। यदि आप लोगों को कभी मेरी आवश्यकता हो तो कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगी। कल मैं जा रही हूँ। आप लोग अगर खुशी खुशी मुझे जाने देते तो बहुत अच्छा लगता। आप लोगों को दुख देकर जा रही हूँ, इसीलिए हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जूही बिना खाना खाए उठकर अपने कमरे में चली गई तो उसके माता पिता भी खाना छोड़कर अपने कमरे में चले गए। पूरे घर में एक उदासी की चादर बिछ गई। चारों ओर सन्नाटे की आवाज़ गूंजने लगी, परंतु प्रतिभा और मुकेश की दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसकी आवाज़ भी सुनाई देने लगी। एमबीए करके लंदन से लौटकर जूही के आने से जीवन बगिया में खुशी के फूल खिलकर महकने लगे थे। आज अचानक जैसे सारे फूल मुरझा गए और खुशबू तो हवा उड़कर कहीं दूर ले गई। अपने माता-पिता को दुखी देखकर जूही को भी बहुत दुख हुआ। वो चाहती थी कि खुशी-खुशी दोनों उसे जाने की अनुमति दें, परंतु ऐसा हुआ नहीं। आदित्य से वो बेइंतहा प्यार करती है, इसलिए उससे दूर भी नहीं रह पा रही है। आदित्य अभी शादी के लिए तैयार भी नहीं है। जूही करे तो क्या करे? उसकी जिंदगी की नाव मझधार में फंसी हुई है। ऐसे में कोई न कोई निर्णय तो उसे लेना ही पड़ेगा। वो अगर आदित्य के पास नहीं जाती है तो ये डर उसे सता रहा है कि कहीं आदित्य किसी और के साथ न रहने लग जाए। अपने प्यार को लेकर जूही असुरक्षा की भावना से ग्रसित भी है। वैसे सच्चे प्यार में इस तरह का डर तो नहीं होता, मगर आदित्य का प्यार कितना सच्चा है ये कहना भी तो मुश्किल है। प्यार नापने का कोई पलड़ा तो है नहीं जिसे जूही नाप ले कि आदित्य कितना प्यार करता है। उसकी बातों से तो लगता है बहुत प्यार करता है, मगर दिल में क्या है ये जानना इतना आसान तो नहीं है। आज शाम को बहुत असहाय महसूस हो रहा है जूही को, इसीलिए बैठकर जी भरकर रोई। दिल हल्का होने के पश्चात 2 सूटकेस में अपने कपड़े जमाए। सुबह उसे जल्दी निकलना है, ऑफिस जाने से भी पहले, क्योंकि पहले आदित्य के फ्लैट में जाना, उसके बाद वहीं से आदित्य के साथ जाना है। सुबह उठकर नहा धोकर 7 बजे ही तैयार हो गई जूही अपने दोनों सूटकेस लेकर। पहले वो ड्राइंग रूम में अपने पापा से मिलने आई। मुकेश सुबह सुबह समाचार पत्र लेकर बैठा था। पढ़ना तो केवल एक बहाना था, मन तो जूही को लेकर न जाने कितने सवाल उठ रहे हैं। क्या सचमुच जूही चली जाएगी आज? उसने अंतिम निर्णय ले लिया क्या मॉम डैड से अलग होने का? क्या कभी लौटकर नहीं आएगी फिर? जूही के पापा के पास आकर खड़ी हो गई और धीरे से कहा, डैड मैं जा रही हूँ। जूही की बात सुनकर मुकेश ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उत्तर देने की स्थिति में नहीं था। दिल भर भर आ रहा था, आंखें गीली हो रही थी, मगर होठ चुप थे। डैड आपसे बोल रही हूँ, मेरे जाने का समय हो गया है, आप कुछ तो बोलिए। जूही की आंखें गीली हो गई, गला भर आया। मुकेश को पता चल गया जूही रो रही है। उसका दिल पसीज गया, उठकर खड़ा हो गया और जूही की ओर देखकर नम आंखें लिए कुछ कहने के लिए होठ थरथराने लगे। तो तुमने अंतिम निर्णय ले लिया बेटा? हाँ डैड, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आदित्य से मैं बहुत प्यार करती हूँ। आदित्य अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, वो चाहता है मैं उसके साथ रहूँ। बताइए मैं क्या करती? मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना डैड। जूही झुककर पापा के चरण छूने लगी तो पापा ने उसे बाहों से पकड़कर उठाया और कहा, ठीक है तुम जाओ, जिसमें तुम्हें खुशी मिलती तुम वही करो। तुम्हारी खुशी ही हमारी खुशी है। अपने मॉम डैड को भूल मत जाना बेटा। जूही पापा के गले लगकर सिसक पड़ी। कैसी बातें कर रहे हैं आप डैड? मैं हर वीक एंड में आ जाऊंगी। आप लोगों को मैं कैसे भूलूं? आप लोगों के बिना और कौन है मेरा? मेरा मन था मैं खुशी खुशी आप लोगों से विदा लूं, मगर ऐसा हुआ नहीं। आप लोगों को किसी बात की ज़रूरत हो या कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन करना मत भूलना डैड। तू रोकर मत जा जूही, हंसकर ही जा। हम दोनों अब तैयार हो गए हैं मन से। कल रात को बहुत सोचा, सोचकर हमने भी निर्णय लिया जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वही करो।
तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया, नाश्ता करके जाओ। प्रतिभा ने ड्राइंग रूम में प्रवेश करते हुए कहा, मगर आंखें झुकाकर आंखें कैसे उठाती प्रतिभा? उन आंखों में आंसुओं का सैलाब है। वो आंसू किसी को दिखाना नहीं चाहती, विशेषकर इस समय जूही को बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहती। परंतु जूही समझ गई मोम रो रही है। आज न जाने क्यों जूही का दिल माता पिता को रुलाकर खुश नहीं है। जिस समय के लिए वो न जाने कब से प्रतीक्षा कर रही है, आज वही समय उसे कांटे चुभा रहा है। माँ के पास आकर जूही ने उसे पकड़कर रो पड़ी। मॉम, मुझे रोकर विदा मत करो, आपको रोते हुए देखकर मैं नहीं जा सकती। तो तुम क्या कर रही हो? हमने तो तुम्हें जाने के लिए कहा नहीं। तुम अपनी मर्जी से जा रही हो तो खुशी खुशी जाओ। हमारे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों के लिए चिंता नहीं करूँ तो किसके लिए चिंता करूँ? नाना नानी तो रहे नहीं, और कौन है? कभी न कभी मुझे विदा करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। उस विदाई और आज की विदाई में फर्क है जूही। न जाने क्यों मेरा मन आशंकित है। एक बार और सोच लो जूही, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बात ज्यादा बिगड़ जाए उससे पहले इंसान को सावधान हो जाना चाहिए। मोम, मुझे आदित्य पर भरोसा है। आप लोग भी एक बार भरोसा करके देख लो। मेरे ख्याल से आप निराश नहीं होंगे। अच्छा, आपने क्या नाश्ता बनाया है? दे दो, थोड़ा सा खाकर जाती हूँ, नहीं तो आपका दिल दुखेगा। तुम्हारी मनपसंद पनीर का पराठा बनाया है, एक दे दो मोम, एक खाऊंगी, ज्यादा नहीं। आदित्य के प्यार में पागल जूही आज इतनी कठोर हो गई कि माता पिता के आंसू भी उसे पिघला नहीं पाए। संतान जब बड़ी हो जाती है तो कभी कभी इतनी स्वार्थी हो जाती है कि स्वार्थ के आगे माता पिता का दुख बहुत फीका पड़ जाता है। जैसे चिड़िया के बच्चे जब उड़ना सीखते हैं तो खुशी खुशी उड़कर दूर बहुत आंगन में चले जाते हैं। प्रकृति ने इतना कठोर नियम क्यों बनाया पता नहीं। पंछियों से थोड़ा अलग मनुष्य होते हैं, इसीलिए उस दिन माता पिता को छोड़कर जाने में जूही को बहुत बुरा लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बेटी की शादी हो गई हो। माँ बाप ने उसकी विदाई कर दी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। माता पिता दोनों गेट में खड़े होकर उसे हाथ हिलाकर विदाई दे रहे थे। पिता का घर, पिता का अंगना जैसे आज पीछे छूटता जा रहा है। क्या सोचा था खुशी खुशी आदित्य के साथ रहेगी, मगर जाते हुए आज दिल क्यों इतना रो रहा है। माता पिता को छोड़ते हुए संतान को ऐसा ही लगता, चाहे शादी के बाद विदाई हो फिर, या फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए घर छोड़ने की बात है तो दोनों ही घर छोड़ने वाली बात छूट गया। जूही के मायका का अंगना, सच है कितनी दुख की घड़ी होती है जब लड़की को मायके का अंगना छोड़ना पड़ता है। वही आंगन जिसमें खेल कूद कर तिल तिल बड़ी हुई। न जाने ये नियम किसने बनाया और क्यों बनाया। जिसने भी बनाया हुआ वो स्वार्थी होगा, फिर निर्मम। जूही के निकल जाने के पश्चात प्रतिभा और मुकेश दोनों आकर ड्राइंग रूम में बैठ गए। दोनों की आंखों में आंसू और होठों पर चुप्पी। कहने के लिए अब बचा ही क्या था दोनों के पास। कुछ महीने पहले ही प्रतिभा की मम्मी पापा दोनों गुजर गए। अभी जूही भी गई। घर सुना सुना हो गया पहले जैसा। कितनी रौनक आ गई थी जब लंदन से वापस आई थी जूही। घर की सारी खुशियां लेकर चली गई। शादी के बाद बेटी की विदाई करते समय माता पिता रोते हैं, मगर दिल में फिर भी खुशी होती है कि बेटी ससुराल जा रही है अपने घर गृहस्थी संभालने। परंतु जूही का जाना सामान्य बात नहीं है, जिसे उसके माता पिता दोनों ने ऊपरी तौर पर स्वीकार तो कर लिया, मगर मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आदित्य ने एक 3 BHK का फ्लैट किराए पर ले लिया और इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाकर घर का डिजाइन करा लिया। घर को बहुत अच्छे से उसके नौकर चाकर ने सजा दिया। जूही के लिए इंतजार कर रहा था कब जूही आए और देखकर खुश हो जाए। कॉल बेल बजी तो आदित्य ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने जूही खड़ी मिली। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम माय बेबी डार्लिंग। आदित्य बिल्कुल आशिकाना मिजाज में था। जूही ने एक मुस्कुराहट बिखेर दी, परंतु चेहरे पर उदासी थी। जूही को उदास देखकर आदित्य को अच्छा नहीं लगा। उसने तो बिल्कुल सीधे तल से स्वागत किया था, मगर जूही ने बहुत ही उदासी से कहा, तुम मेरे लिए इंतजार कर रहे थे? ये क्या जूही, मैं इतनी वॉर्मली तुम्हारा वेलकम किया और तुम हो कि इतनी उदासी से जवाब दे रही हो। क्या हो गया, इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं आदि, मॉम डैड को छोड़कर आने में बुरा लग रहा था, दोनों रो रहे थे। तुम्हारे आने से दोनों खुश नहीं हैं। खुशी खुशी तुम्हें परमिशन नहीं दी। नहीं आदि, कल रात को तो पापा से और टॉक हो गया था, सुबह बात नहीं कर रहे थे, मगर मैं जब रो पड़ी तो परमिशन तो दे दी, मगर मन से नहीं दी। डैड भी रो रहे थे। डैड को पहली बार रोते हुए देखा मैंने, इसीलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब मेरे पास आ गई तो सब अच्छा लगेगा, मूड भी ठीक कर दूंगा मैं। कहीं घुमाने ले चलोगे मुझे? उत्साहित होकर जूही ने पूछा। घूमने से मूड ठीक हो जाता है क्या? मूड ठीक होने का तो मेडिसिन है मेरे पास, चलो अंदर तो चलो, फिर बताता हूँ सब। आदित्य जूही को अपने बेडरूम में ले गया और कहा, ये रहा हमारा बेडरूम, पसंद आया? वाओ, कितना सुंदर इंटीरियर कराया है तुमने। पसंद आया मतलब बहुत पसंद आया। आदित्य ने जूही को बाहों में भरते हुए कहा, सब तुम्हारे लिए डार्लिंग। तुम्हें यहाँ आकर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगना चाहिए, इसीलिए मैंने शहर के मशहूर इंटीरियर से डिजाइन कराया है। आदित्य को आज बहुत दिनों के बाद इस मूड में देखकर जूही उसकी बाहों में समाकर आंखों में आंखें डालकर
कहा तो माय स्वीट हार्ट, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? तुमसे नहीं तो और किससे करता हूँ, ये भी पूछने वाली बात है। आदित्य की बात सुनकर जूही बहुत खुश हो गई। आदि, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, तुम्हारे लिए मैं क्या करूँ? कॉफ़ी बनाकर पिलाऊँ? आदित्य ने जूही की बाहों में कसते हुए कहा। इस मौके पर कॉफ़ी कौन पिएगा? मुझे तो आपके होठों का जाम पीना। उसने जूही के होठों पर प्रेम चिन्ह अंकित कर दिया। आज बहुत दिनों के बाद आदित्य की शरीर की सुगंध और गर्माहट पाकर जूही ने पूरी तरह स्वयं को समर्पित कर दिया। थोड़ी देर बाद जूही ने पूछा, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? जाना है थोड़ी देर से। मौसम आशिकाना हो रहा था, दिल भी आशिकाना हो रहा था। थोड़ी सी बारिश, थोड़ी सी धूप, ऐसे में मन जो चाह रहा था वो पाए बिना ऑफिस कैसे चला जाता। इसीलिए तो तुम्हारा इंतजार हो रहा था बेसब्री से। अच्छा मेरे आसिफ जी, अब चलिए ऑफिस जाते हैं तैयार होकर। जूही का मूड पहले से अच्छा हो गया देखकर आदित्य ने छेड़ दिया। अच्छा, तो इसीलिए मूड खराब हो चला था तो डायरेक्ट बोल देती मुझसे। अब भी इतना शर्माती हो? इतने साल साथ रहने के बाद भी? शैतानी मत करो, मेरे साथ नहा धोकर तैयार होकर ऑफिस जाते हैं। अच्छा आदि, तुमने बताया नहीं, इंटीरियर डेकोरेटर का नाम क्या है? तुम उसे नहीं जानती हो? वो एक है लेडी उर्वशी कपूर, दिल्ली की मशहूर इंटीरियर डिजाइनर। वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी स्मार्ट एंड वेरी टैलेंटेड बिजनेस वूमन। तुमने पहले कभी नहीं बताया मुझे। मुझे भी कहाँ पता था। लंदन से आने के बाद जो पार्टी हुई थी हमारे घर में, उसी पार्टी में डैड ने बुलाया था और परिचय कराया था। ये कह कर कि इस लड़की को मैंने तुम्हारे लिए पसंद की है, शादी के लिए पसंद आई तो बता देना, शादी पक्की कर देंगे। ये कहकर हंसने लगा आदित्य। आदित्य की बात सुनकर जूही के मन में शक और डर कांटा चुभ गया। तो तुमने पसंद कर ली लड़की? हाँ कर ली ना। आदित्य की पीठ पर चप्पल लगाते हुए जूही ने कहा। बेवफा कहीं का, मेरे रहते एक और लड़की को पसंद कर ली कहते हुए शर्म नहीं आई तुमने? पहले ये तो सुनो, लड़की कौन है? कौन है? थोड़ी देर पहले जो मेरी बाहों में थी। फिर आदित्य हंसने लगा। इस बार जूही आदित्य की बातों को सुनकर शर्मा गई और आंखें नीचे कर ली। साथ रहते रहते कितने साल हो गए, अभी भी तुम शर्माती हो? कब तक शर्माओगी? मैं तुम्हारे जैसे बेशर्म नहीं। अच्छा तो उठो शर्माने वाली, अब बिस्तर छोड़ो और चलो नहा धोकर तैयार हो जाते हैं ऑफिस जाने के लिए। अच्छा आदि, एक बात बताओ, ऑफिस में जब सबको पता चलेगा हम साथ साथ रहते हैं तो तुम अपने कलीग से क्या कहोगे? कहेंगे मेरी दोस्त है, हम एक साथ रहते हैं? बस केवल दोस्त? तो क्या कहेंगे? प्रेमिका? उसमें क्या बुराई है? ठीक है वही कह लेंगे, पर फिलहाल तो चलो नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। आदित्य के मुख से प्रेमिका शब्द सुनकर जूही के कानों को आनंदा अनुभूति हुई। वो मन ही मन सोचने लगी, आज प्रेमिका है तो कल मंगेतर, फिर वाइफ भी बन जाऊंगी। धीरे धीरे सब हो जाएगा। मुझे अब आदित्य पर भरोसा होने लगा है। बेकार में ही मैं उसके प्यार पर शक कर रही थी। मुझे पूरा विश्वास है और धीरे धीरे आदित्य अपने डैड को मना लेगा। डैड को मनाना ही पड़ेगा। आदित्य इकलौता लड़का है, बिना माने जाएंगे भी कहाँ। जूही खुश हो गई और दोनों उठकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर ऑफिस चले गए। तो दोस्तों आगे क्या होगा? जूही ने अपने माता पिता को छोड़कर आदित्य के साथ रहने का जो निर्णय लिया था वो क्या उसके लिए सही होगा? जानने के लिए इस कहानी का नेक्स्ट भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।